अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले टॉपिक से रेलेवेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को देखिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। ये है कि हमारे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, दिस इज अ चार्ज्ड बॉडी एंड दिस इज आर न्यूट्रल बॉडी। इससे पहले लेक्चर में आपने ये तो सीख लिया था कि चार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करती है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर बात आ गई है न्यूट्रल बॉडी की। सो दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज चार्ज्ड बॉडी। तो मेरा सवाल ये है, a positively charged object is placed near an uncharged conductor, will it experience any force or not? If yes, then attractive or repulsive? तो पहला सवाल तो ये है कि क्या इन दोनों के दरमियान कोई अट्रैक्शन है, रिपल्शन है या नहीं है, कोई फोर्स है। अगर आपका पहला ही फैसला ये है कि नो, अगर पहला फैसला है नो, तो फिर दूसरी बात तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी से डिसीजन ये नहीं ले लेना, नो सोचना है। ठीक है। तो अभी ये कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको सोचने का मौका देते हैं। अब मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन करता हूं। इससे पहले आपने सोच लिया होगा कि आपका आंसर क्या है। अब जरा देखिए बेटा, एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पहली बात है, आपको पता है चार्ज आता कैसे है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है ना। ये देखिए, ये अपने बालों में मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर चार्ज आ चुका है। अब ये चार्ज किस तरह से आता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सपोज मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मटेरियल है, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल में यू नो क्या होता है, चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है। दिस इज न्यूट्रल, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव। ठीक है। ओके, 1 2 3 4 5 6 और 6 ही नेगेटिव है, 6 ही पॉजिटिव है। ये एक मटेरियल है, मैं इसके बिल्कुल करीब लेके आ रहा हूं और इस मटेरियल के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, जब इसके साथ टच करेंगे तो ये क्या बनेगा, इसके अंदर इंडक्शन करवा देगा। नेगेटिव सारा इस तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव सारा इस तरफ चला जाएगा। इसका मतलब कि चार्ज्ड बॉडी ने करीब आने से उसको क्या कर दिया, इंडक्शन कर दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। अब ये इंड्यूस्ड है ये ओवरऑल न्यूट्रल, क्योंकि इसने किसी को कोई चार्ज नहीं दिया। लेकिन इससे क्या होगा, इन दोनों के दरमियान क्या आ जाएगी, अट्रैक्शन आ गई ना, अट्रैक्शन। तो इसका जवाब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक न्यूट्रल है, चार्ज्ड बॉडी और एक न्यूट्रल है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, या फोर्स होगी या नहीं। पहली बात है यस। और दूसरा जवाब क्या है, इट विल बी अट्रैक्टिव। फोर्स होगी अट्रैक्टिव, रिपल्सिव नहीं होगी। इसका मतलब है कि अट्रैक्शन की बेस के ऊपर यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ चार्ज्ड बॉडी। मसलन ये एक चार्ज्ड बॉडी है, इसके करीब कोई और बॉडी है, अब इसने उसको अट्रैक्ट कर लिया। अब आपका इसके बारे में क्या डिसीजन है, क्या ये चार्ज्ड है या न्यूट्रल है। अट्रैक्शन की बेस के ऊपर अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। अट्रैक्शन का मतलब है दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये नेगेटिव है या ये न्यूट्रल है। इसका मतलब अट्रैक्शन की बेस के ऊपर किसी बॉडी के बारे में फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि चार्ज्ड बॉडी ने अट्रैक्ट कर लेना है न्यूट्रल को, और अगर उसके ऊपर किसी और नेचर का चार्ज है तो फिर भी उसने उसको अट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है। इसलिए अल्टीमेट टेस्ट जो है, अल्टीमेट टेस्ट जो है वो किसी भी चार्ज का किस बेस पे होता है,
रिपल्शन बेस के ऊपर। अगर दो चार्जेस, एक चार्ज है वो किसी मटेरियल बॉडी को रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब है 100% श्योरिटी हो गई कि वो जो दूसरी बॉडी है उसके ऊपर भी उसी तरह का चार्ज मौजूद है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज डबल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम। ये क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। कर लेते हैं जनाब इसको सॉल्व। ये फार्मूला हम जानते हैं कि ये कब है, ये नॉर्मल फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान। अब गिवन कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं और फोर्स का नाम रख देते हैं एफ प्राइम के Q1 Q2 ओवर 2R। वी विल गेट एफ इज प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्केयर और साथ आ जाएगा 1 ओवर 4। नाउ व्हाट इज दिस? ये तो वही फोर्स नहीं बन चुकी जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। सो यू विल गेट एफ ओवर 4 रिड्यूस्ड बाय 4 टाइम्स। ठीक है, यानी यह बिकम्स 1/4। जैसे भी आंसर दे दें, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर सेपरेशन, वैसे भी पता है आपको, सेपरेशन बढ़ाते जाएंगे तो चार्जेस के दरमियान फोर्स कम होगी। कितना कम होगी? अब ये एक जनरल फार्मूला बना सकते हैं, डबल्ड की बजाय ट्रिपल्ड भी तो आ सकता है। ट्रिपल्ड, ठीक है, 4 टाइम्स भी कहा जा सकता है, 5 टाइम्स भी कहा जा सकता है। ये डबल्ड, ट्रिपल्ड, 4 टाइम्स, ठीक है। इसका एक फार्मूला ना बना लें, इसको हम लिख लेते हैं x। सपोज ये इनका नाम है x। तो अगर डबल्ड है तो इसका फार्मूला होगा फोर्स F इज प्राइम इज इक्वल टू 1/x स्केयर, ठीक है, इंटू F। डबल्ड करेंगे तो 1/4, ट्रिपल करेंगे तो 1/9, 4 टाइम करेंगे तो 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन चार्जेस इज हाफ्ड, यानी सेपरेशन कम कर दी, चार्जेस को हमने करीब करीब ले आए। तो जब चार्जेस करीब आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज होगी। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्केयर। F प्राइम हम उसको कहते हैं जो गिवन कंडीशन के ऊपर हम लगाते हैं। कितना होगी सेपरेशन? हाफ। F प्राइम इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्केयर और डिवाइडेड बाय 4। कई बच्चे इस 4 को इसके साथ लिख देते हैं R स्केयर के। R स्केयर के साथ नहीं लिखना, 4 ऊपर चला जाएगा। के Q1 Q2 ओवर R स्केयर। नाउ व्हाट इज दिस? ये वही फोर्स है पहले वाली। सो इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, क्वाड्रपल्ड भी कह सकते हैं। इन जनरल हम फार्मूला लिख सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं होता हाफ डो, 1/3 भी हो जाता है। यानी सेपरेशन दो चार्जेस के दरमियान अगर पहले 9 थी तो अब 3 रह गई है, तो 1/3 रह गई। F प्राइम इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू एफ। एक्स क्या है? डबल्ड या ट्रिपल्ड, सॉरी हाफ्ड, ठीक है, 1/3, 1/4, जो भी सवाल आ जाए, ठीक है। तो ये जो होगा यानी हाफ का मतलब है 1/2 हो जाना, 1/3 का मतलब 1/3, 1/4 का मतलब 1/4। तो जो भी ये डिनोमिनेटर में होगा ये होगा x। यानी अगर हाफ है तो 4 टाइम, अगर 1/3 है तो 9 टाइम, अगर 1/4 है तो 16 टाइम्स, ठीक है। सवाल को गौर से पढ़िएगा। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस इज डबल्ड, अगर दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड को डबल करना है, एक चीज़ ये है
और सेपरेशन भी डबल कर दी। ओके, दो चीज़ें डबल कर दी हैं, कोई मसला नहीं है, दो चीज़ें डबल कर दी। हमें इससे क्या, कौन सा हमने खुद से की हैं या हमने को पैसे दे के करवाई हैं, ये ऑटोमेटिकली जो सवाल आया हमने उसको फॉलो करना है। ठीक है, एफ प्राइम इज इक्वल टू के 2q1 2q2 ओवर आर, सेपरेशन भी डबल कर दी ना, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 4 k q1 ओवर आर स्केयर। 4 से 4 ने 4 को मार दिया, कैंसिल कर दिया, नो इफेक्ट। ठीक हो गया, नो इफेक्ट। तो सवाल को गौर से पढ़ना है, जल्दी जल्दी में आंसर नहीं देना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स, अगर सपोज सेपरेशन दी हुई है 1 मीटर, F इज इक्वल टू के q1 q2 ओवर आर स्केयर, F इज इक्वल टू 9 10 रेज़्ड पावर 9, q1 1.6 10 पर माइनस 19, 1.6 10 पर माइनस 19 एंड 1, यू विल गेट 9। ये इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं के ई स्केयर ओवर आर स्केयर, क्योंकि दोनों प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज, ठीक है, कितना प्रोटॉन के चार्ज को आप ई लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो 9 इंटू 1.6 10 8 पर माइनस 38 प्लस 9, यू कैन सॉल्व इट। कैलकुलेटर के साथ कर सकते हैं, जो एफएससी और आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं और एंट्री टेस्ट स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। सिर्फ इंजीनियरिंग में प्यास एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ है, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए कैलकुलेटर के बगैर भी कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। लेकिन ये है, याद रखिए, एफएससी में आपने बगैर कैलकुलेटर के कोशिश नहीं करनी, कैलकुलेटर से एक्यूरेट आंसर लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बात और भी याद रखिए, अट्रैक्शन या रिपल्शन का मतलब क्या है। अगर फोर्स का आंसर आ जाए पॉजिटिव तो इसका मतलब है रिपल्शन है, क्योंकि दोनों लाइक हैं। नेगेटिव पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव आता है। ठीक हो गया। एक और बात, अगर फोर्स का आंसर आ जाए नेगेटिव तो इसका मतलब है अट्रैक्शन। तो ये बात पता चली कि अट्रैक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, नेगेटिव, इसलिए तो जालम समाज ज़माना अट्रैक्शन को बहुत नेगेटिव लेता है। लेकिन ये कूलम फोर्स की बात हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, यहीं पर रहना, वापस आ जाए यहीं पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब इसके लिए क्या लिखेंगे, फोर्स 9 इंटू 10 पर 9 माइनस 1.6 10 पर माइनस 19 प्लस 1.6 10 पर माइनस 19। चार्ज की मैग्नीट्यूड दोनों की एक जैसी है और सपोज सेपरेशन है 1 मीटर तो 1 स्केयर। अब आंसर देखेंगे नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब है ये कैसी फोर्स है, अट्रैक्शन की। ओके, गॉट इट। तो एक चीज़ और भी आपको यहीं पर समझा दूं, कभी कभी ऐसे सवाल आ जाता है। फॉर एग्जांपल Q1 है मेरे पास 5 माइक्रोकूलम, Q2 है 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, न्यू सिचुएशन में चले जाएं, न्यू सिचुएशन। मैं एक काम करता हूँ, न्यू सिचुएशन में मैं 5 माइक्रोकूलम को प्लस कर देता हूँ 2 माइक्रोकूलम, ये हो गया 7 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, 5 को 2 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया, यानी Q1 में मैंने ऐड कर दिया चार्ज, और Q2 प्राइम जो है इधर मैंने क्या किया, 9 माइक्रोकूलम में से 2 माइनस कर दिया, ये हो गया 7। अब सपोज इन दो के दरमियान फोर्स थी 100 न्यूटन। अब बताओ फोर्स कितनी होगी, क्या सेम रहेगी या डिफरेंट होगी। ठीक है, अगर डिफरेंट होगी तो डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी।
अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स फौरी तौर पे फैसला करते हैं, इतने जज्बाती होते हैं कि सोचते नहीं है, बट वो यार कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एक में 2 चार्ज ऐड हो गया और एक में 2 निकल गया, क्या फ़र्क पड़ा है। लेकिन फोर्स डिपेंड करती है प्रोडक्ट पे। फोर्स प्रोडक्ट पे जब डिपेंड करती है तो फिर ज़रा देखिए, इन दो का प्रोडक्ट कितना है 45 और इन दो का कितना है 49। इसका मतलब न्यू सिचुएशन में प्रोडक्ट वो नहीं रहा पहले जैसा, तो न्यू सिचुएशन में फिर प्रोडक्ट जब एक जैसा नहीं रहा 49 हो गई, तो इसका मतलब है कि न्यू सिचुएशन में फोर्स इंक्रीज कर गई। ठीक है, सो फोकस ऑन प्रोडक्ट। फोर्स डिपेंड करती है इंडिविजुअल चार्ज की मैग्नीट्यूड्स पे नहीं बल्कि प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट अगर चेंज हो जाए तो फिर फोर्स चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। एक और कॉन्सेप्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, ये है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन का रूल। सपोज ये एक बॉडी है Q1 और ये है Q2, ये दोनों दूर दूर थे, इसकी वैल्यू थी 1/2 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम। हम इनको इन कांटेक्ट लाते हैं, पहले ये दूर दूर थे, अब ये पास आए, ये नहीं, दोनों पास आए, अगेन सेपरेट कर दो, क्या होगा, दोनों के ऊपर चार्ज पहले जैसा रहेगा। इसका जवाब ही सुनना, ये मुश्किल काम नहीं है, ये बड़ी आसान सी बातें हैं। इसका फैसला ऐसे होगा, Q1 और Q2 होंगे इक्वल। पहली बात है ये, अब ये एक जैसे हो जाएंगे, लेकिन कितने कैसे एक जैसे हो जाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। Q1 फाइंड आउट होगा 1/2 + 3/2 और Q2 भी ऐसे आएगा 1/2 + 3/2, यानी दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। क्लियर। तो दोनों चार्जेस की आफ्टर यानी आफ्टर कांटेक्ट सेपरेशन, जब दोबारा सेपरेट करेंगे उनको तो उनके चार्ज बदल चुका होगा। ठीक है, तो ये थे इससे रेलेवेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में क्या पढ़ने जाएंगे, फील्ड्स ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे रेलेवेंट अगले कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।